हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लीज इन न्यूज में। आइए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि आपको मैप पे मार्क करनी है, जिससे प्रीलिम्स में अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। रिसेंट कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश काफी न्यूज में है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ आपने बार बार न्यूज में जरूर सुने होंगे, तो इसे चेक करते हैं आप क्या इन हिल रेंजेस को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हैं। नीचे कोट्स दिए हैं, ध्यान रखिए वेस्ट टू ईस्ट, यानी अगर आप जब भी इस तरह से कंफ्यूजन में फंसे हमेशा ध्यान रखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट यानी इस दिशा में। तो अरुणाचल प्रदेश का रीजन जो इंडिया के मैप के इस रीजन में आता है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट आपको ऐसे बताना है कौन कौन से पहाड़ हैं। तो चलिए अटेम्प्ट करिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बाकी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उज्बेकिस्तान। इट इज अ डबली लैंडलॉक्ड कंट्री सराउंडेड एक्सक्लूसिवली बाय लैंडलॉक्ड नेशंस। एक होता है लैंडलॉक्ड नेशन जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, और एक ऐसा देश होता है जो डबली लैंडलॉक्ड होता है, यानी उसके आसपास भी जितने देश हैं वो भी लैंडलॉक्ड है। तो क्या उज्बेकिस्तान एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है? दूसरा, आमू दरिया और स्या दरिया, क्या ये उज्बेकिस्तान से पास होते हैं और एरल सी को फीड करते हैं? क्या एक डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी के साथ अपने वेस्टर्न फ्रंटियर में? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ध्यान रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखें आप याद करिए कि क्या आपको याद है सेंट्रल एशिया में C5 कंट्रीज होती है, 5 रिपब्लिक्स। तो क्या उनके नाम याद हैं, उनके लोकेशंस याद हैं, उज्बेकिस्तान कहाँ है? क्या किसी हिस्टोरिकल पर्सन को आप उज्बेकिस्तान के साथ जोड़ के याद कर सकते हैं? ऐसी कोशिशें आपको करनी है ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी गलती आप ना करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है मेरे पास। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इंडिपेंडेंस डे के लिए आए हैं ढेर सारे ऑफर्स आपके लिए। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास, जहां अगर आप 2027-28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आप इंडिपेंडेंस डे के ऑफर के द्वारा काफ़ी डिस्काउंट्स ले सकते हैं। जहां प्रहार का कोर्स लगभग 19,000 का है, वो अभी आपको सिर्फ 11,000 में मिल रहा है। वहीं संकल्प अभी आपको केवल 13,000 में मिल जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंस डे तक है। प्रहार और संकल्प दोनों ही ऑनलाइन बैचेस हैं, संकल्प 2028 के लिए, प्रहार 2027 के लिए। और आपको ये जानकारी अगर चाहिए ज़्यादा तो आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन है और लिंक्स हैं जिसको आप क्लिक करके आराम से सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं सेल्फ स्टडी करना, आपने बेसिक कवर कर लिए हैं, तो आप हमारा सृजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए, जो अभी आपके लिए अवेलेबल है केवल 9,000 रुपये की प्राइस पर, जो कि ऑलमोस्ट 16,000 का होता है। इसके लिए भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स पे लिंक होगा, जिसको क्लिक करके आप और डिटेल्स इसके बारे में ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग स्टूडेंट होते हैं जो ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं स्टैंड अलोन, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ऑप्शनल पे भी अभी डिस्काउंट मिल रहा है। इंडिपेंडेंस डे तक की ऑफर्स अभी लाइव है, तो आप इंडिपेंडेंस डे तक अगर एनरोल करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा केवल 11,000 रुपये में। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी माध्यम से कई सारे ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, और आप पढ़ सकते हैं अपने पसंद का ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं टाइम रहते ही, क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है 27 में भी। तो दिसंबर तक आपको ऑप्शनल खत्म करने हैं, तो ये सही तरीका है, सही टाइम है जब आप ये ऑप्शनल परचेज कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स इंडिपेंडेंस डे तक रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्टिव होकर इन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हमारे पहले टॉपिक के साथ, यानी रवांडा। अब रवांडा के साथ कुछ बातें हैं जो रवांडा को हमेशा न्यूज़ में रखती हैं। रवांडा में एक बहुत भयंकर जेनोसाइड हुआ था, जहाँ तुत्सीज और हुतूस के बीच में लड़ाई हुई थी, एक तो वो। दूसरा, रवांडा लगातार अपने पड़ोसी DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहता है, जहाँ पर नॉर्थ किवू के इलाकों में जो एक झील है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रीजन रहा है। गोमा का इलाका है, यहाँ उसको कब्जा करने के लिए कुछ विद्रोही गए थे, M23 रेबल्स, ये भी न्यूज़ में इसको रखते हैं। पर अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आया है वो है इंडिया और रवांडा के बीच में जॉइंट ट्रेड कमेटी की उनका पहला सेशन हुआ है।
तो ध्यान ये आता है कि रवांडा की लोकेशन आपको याद है या नहीं। देखो रवांडा सिंपल है याद करना। रवांडा को याद करने के लिए आपको पहले ध्यान रखना है रवांडा कहाँ पर है। तो अगर हम अफ्रीका का ऐसा मैप देखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देखो तो ये अफ्रीका का मैप है, अगर हम मान ले तो ऐसे अफ्रीका का मैप है। तो रवांडा तंजानिया के साइड में, इधर तंजानिया है और तंजानिया के इधर आपको रवांडा बुरुंडी दिखेंगे। तो रवांडा और नीचे इसके है बुरुंडी। रवांडा बुरुंडी के आपको दिखेगा ईस्ट में, ऑन दिस साइड। ईस्ट में आपके पास है, ईस्ट में कौन है, कैन यू गेस? ये ईस्ट है वेस्ट है? ये है वेस्ट। तो वेस्ट में है डीआरसी और यहीं पर है गोमा का इलाका जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। यहीं पर रहता है बार बार कॉन्फ्लिक्ट। जबकि वेस्ट साइड में अगर हम ईस्ट में अगर हम आ जाए तो ईस्ट में है तंजानिया, तंजानिया, डीआरसी, बुरुंडी और इसके ऊपर है युगांडा। इनके बीच में है रवांडा नाम का ये देश जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको मैप पर भी देख लेते हैं। अब देखो अगर इसको प्रॉपर मैप में देखें तो ये रहा अफ्रीका का मैप। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ कोने में तंजानिया है, तंजानिया के साइड में यहाँ युगांडा है, ये रहा आपका रवांडा। तो ये आपका रवांडा है, रवांडा के नीचे बुरुंडी है, इस साइड डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर आपको युगांडा मिल जाएगा इस साइड में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, युगांडा, ऊपर युगांडा है, इधर डीआरसी है, इधर बुरुंडी है, नीचे तंजानिया है और यहीं पर आपको लेक कीवू है। अब इसी इलाके पे ना काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है डीआरसी के साथ, इसलिए नॉर्थ कीवू का इलाका कॉन्फ्लिक्ट वाला इलाका है जहां लड़ाइयों की कहानियां हम बार बार पढ़ते हैं। इसकी कैपिटल का नाम है किगाली। किगाली कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज के लिए आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा उस नाम से भी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ज्योग्राफी के हिसाब से पता होता है। पर इसकी खास बात और है, क्या विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के साथ सीधा सीधा रवांडा की बाउंड्री लगती है? तो नहीं लगती। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था M23 रेबल्स के बारे में। ये क्या है देखिए, काफी समय पहले मैंने बताया यहां पर 1900 के आसपास 1994 में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था तुत्सीस और हुतूस के बीच में। तो वो चीजों की झलक अभी भी आपको दिखती है जहां M23 नाम का एक ग्रुप जो कि एथनिक तुत्सी मिलिशिया है वो डीआरसी के साथ लड़ता रहता है। डीआरसी मतलब कॉन्गो। कॉन्गो कहां पर है? रवांडा के साइड डीआरसी है, इसके साथ लड़ता रहता है और डीआरसी का कहना है कि इन तुत्सीज को बढ़ावा रवांडा देता है और रवांडा उनके द्वारा हमारे साथ एक प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है ताकि यहाँ पे जितने मिनरल्स हैं वो उसको मिल सके। तो ध्यान ये रखना है कि रवांडा से जुड़ी हुई चीजें, एक M23 क्या है? ये रिबेल ग्रुप है। कहाँ लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है? ये लड़ रहा है डीआरसी के साथ। किस इलाके में? तो गोमा रीजन नाम है यहाँ पर उसके लिए, और यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज हैं खासतौर पे उसके लिए। हुतूज और तुत्सीज का यहाँ पर बहुत पहले 1994 में एक जेनोसाइड हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो आपको ध्यान में रहेगा। प्लस इसके आसपास की बाउंड्री, कौन सी लेक ये शेयर करते हैं? तो नॉर्थ लेक कीवू, ये आपको ध्यान रखना, नॉर्थ कीवू का इलाका जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है। क्या विक्टोरिया के साथ सीधी बाउंड्री इनकी टच हो रही है? तो नहीं टच हो रही है। विक्टोरिया कहाँ पर है आप देख लीजिए, अफ्रीका के मैप में लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? अगर हम इस मैप पे चले तो लेक विक्टोरिया कहाँ पर होगी? इधर ही तो कहीं होगी ना। तो वो ध्यान रखना कि विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्री जो हमने पढ़ा है, रवांडा है? नहीं है। बुरुंडी है? नहीं है। युगांडा है या नहीं, ये बताइए। एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि क्या लेक विक्टोरिया के आसपास कौन कौन से देश है, आपको याद है या नहीं? खैर ये रहा, आपको दिख रहा है इस मैप में अलग अलग लेक्स। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ जो है स्वेटा। स्वेटा की बात क्यों आ रही है? स्वेटा की बात इसलिए आ रही है क्योंकि वो जगह है जो कि स्पेन की है। अब ये शहर क्या है पहले वो समझो। स्वेटा या श्वेटा या श्वेता जो भी इसे पढ़ा जाता है स्पेनिश में, ये असल में एक शहर है जो कि स्पेन के कंट्रोल में है, हालांकि स्पेनिश सिटीज को आप कह सकते हैं। हो ये गया कि देखो, ये आप देख रहे हो मैप अफ्रीका का। अगेन आई विल टेक यू बैक टू दिस मैप। इस मैप में देखिए, यहां ये जो लोकेशन है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सॉरी स्ट्रेट है, जहां से बहुत सारी शिपिंग यूरोप की होती है। सारी की सारी जो भी यूरोप की मेजर शिपिंग है वो यहीं से होती है। यहाँ जो आपको जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, यहाँ पर है स्पेन और पोर्टुगल।
दो देश यहाँ पर है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से। क्या नाम है इसका? आइबेरियन पेनिनसुला। अब आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन है और पोर्टुगल है। स्पेन और पोर्टुगल दोनों ही बहुत बड़ी, कह सकते हैं हम, एक्सपेंशनिस्ट पावर थी, कॉलोनियल पावर्स थी। उनमें से आपको दिखेगा यहाँ जो कंट्रीज हैं पोर्टुगल और स्पेन की। स्पेन खास तौर पे जाना जाता था अपने कॉन्क्वेस्ट के लिए। तो स्पेन तो हालांकि बाद में इनकी सारी शक्तियां चली गई, ये लोग, इनको देशों को आज़ाद करना पड़ा। पर इधर एक शहर है नीचे, इनके ठीक सामने मोरक्को है, और मोरक्को में एक सिटी स्टेट है, उसका नाम है स्वेटा, जो अभी भी स्पेन के अंदर ही आता है। रिसेंटली हुआ क्या कि मोरक्को से कई लोग समुद्र में तैर के पहुंच गए स्वेटा में, और वहां पर इतने सारे इलीगल माइग्रेंट एक बार में घुस गए कि ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई। तो पहली बात, स्वेटा कहां पर है? तो अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में दो ही असल में ऐसे आप कह सकते हो सिटीज हैं जो कि यूरोपियन कही जाएंगी, एक स्वेटा और एक मेलिला, और दोनों ही स्पेन की है। यहाँ पर है मेलिला, यहाँ पर है स्वेटा। तो मोरक्को के ठीक ऊपर, मेडिटेरेनियन के अंदर ही, जिब्राल्टर के ठीक सामने, ठीक है, यहाँ दिखेगा आपको स्वेटा, ये वो जगह है। तो ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? 60,000 से ज्यादा लोग मोरक्को से स्वेटा में एंटर कर गए, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी एक न्यूज बन गई कि भाई स्पेन में अचानक से इतने सारे लोग घुस रहे हैं, और वो लोग वहां से यूरोप के बाकी शहरों में जाएंगे। इसलिए जर्मनी और फ्रांस ने तो कहा कि भैया आप, खासतौर पर फ्रांस ने कहा है कि आप तो अपने लोगों को के साथ जो हमारा एक ट्रीटी है कि वहां से आप बिना किसी वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं फ्रांस, या इटली ने कहा है कि हम उसको रोक देंगे। जो शेंजन मूवमेंट होती है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी वीजा पासपोर्ट के, तो कहा कि हम उस पर रोक लगा देंगे क्योंकि इतने सारे इलीगल माइग्रेंट आपके देश में एंटर कर चुके हैं। वहीं स्पेन ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, जो हुआ है वो हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, यहाँ 50-60 लोगों की जान चली गई यहाँ। तो ये किस इलाके में है? तो ध्यान रखना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ध्यान रखना है मेडिटेरेनियन सी, ध्यान रखना है इकलौती ऐसी जगह ईयू की जो अफ्रीका के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इज मलिला एंड स्वेता। यहाँ तीन चीजें हैं जिसको खास बनाती हैं, एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दो मेडिटेरेनियन सी, तीसरा ईयू का इस इलाके का पार्ट होना स्वेटा। तो इसलिए ये लोकेशन न्यूज में है, आई होप आपको याद रहेगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है डॉनबी रिवर। अब डॉनबी रिवर क्या है? तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रिवर, और यहाँ पर बाढ़ की संभावना आई है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से फ्लो करती है, कौन सी यूरोप की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है वोल्गा। वोल्गा के बाद आती है डॉनबी। डॉनबी एक ऐसी रिवर है जो लगभग 10 देशों से गुजरती है, और इसीलिए एक तरह से इसे वाटर हाईवे भी कहते हैं। ओवरऑल 19 कंट्री को इसका ड्रेनेज टच करता है, 10 कंट्री से तो ये गुजरती है, उनकी बाउंड्री फॉर्म करती है। तो पहली बात तो इसका ऑरिजिनेशन कहाँ है? तो डॉनबी रिवर का ऑरिजिनेशन होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट ज्योग्राफी में हम बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट का जो रीजन है, इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है, पर इसकी खास बात यह है, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, और फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो अगर हम जब भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ? जर्मनी में। वहां से ओरिजिनेट करती है रिवर, कौन सी? डॉनबी। वहां से ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हुए सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न यूरोप में जाती है। ब्लैक सी में ये ड्रेन करती है, डॉनबी डेल्टा वहां पर बनाती है। तो ब्लैक सी वो इलाका है जहां अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूट है। तो देखिए कहां से कहां जा रही है। देखिए ब्लैक सी में यहाँ गई, ये आपके रोमानिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया से होते हुए यहाँ क्रोएशिया को भी कवर किया इसने। ये जर्मनी से स्टार्ट हुई, तो यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट जो आपके फॉल्ट रीजन से ये रिवर निकल कर लास्ट में डॉनबी डेल्टा बनाती है यहाँ पर। तो हमने ये भी पढ़ा था कुछ महीनों पहले कि हम एक जब यूरोप में रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब हमने पढ़ा था एक लोकेशन के बारे में, एक नहर के बारे में, एक चैनल के बारे में, सुलीला चैनल के बारे में। क्या आपको याद है सुलीला चैनल न्यूज में था? क्यों न्यूज में था? कहां पर है वो? तो असल में वो यही था जहां से कोशिश की जा रही थी कि बिना ब्लैक सी में गए हुए कैसे, ज्यादा ब्लैक सी के अंदर गए हुए कैसे यूक्रेन अपना अनाज यूरोप को भेज पाएगा, ताकि
रशिया के अटैक से वो बच सके। याद करिए समझने की कहाँ पर है डॉनबी, कहाँ पर है सुलीना चैनल। तो सुलीना चैनल का इस्तेमाल करने की बात चली थी कि भाई जैसे ही कोई शिप लेकर अपने अनाज का यूक्रेन चलता था ब्लैक सी के अंदर, उसके ऊपर रशिया अटैक कर देता था। तो ये फिर बाद में प्रयास किया गया था कि बिना अटैक का सामना किए किस तरह से यूक्रेन के अनाज को यूरोप में पहुंचाया जाए। तो कोशिश की गई थी कि सुलीना चैनल, जो डॉनबी डेल्टा में एक छोटी सी नहर है इसी रिवर की, सीधा साइड बाय साइड आएंगे, सुलीना चैनल में पहुंचेंगे, यहीं से ये नहर पकड़ के फिर इस नदी में घुस जाएंगे। तो यहाँ से सीधा इस नदी से जुड़ने के बाद नदी के रास्ते यूरोप में अपना सामान बेच सकते हैं या भेज सकते हैं। तो ये खास बात थी सुलीना चैनल की। तो ये भी डॉनबी रिवर्स डेल्टा में ही है और डॉनबी रिवर तक पहुंच के, जिसे यूरोप का वाटर हाईवे भी कहते हैं, यूक्रेन बाकी सामान, बाकी अपने अनाज को बाकी देशों तक पहुंचाने की क्षमता रखता था। आई होप ये आपको क्लियर है। ये रही सबसे बड़ी रिवर वोल्गा और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट विच इज डॉनबी। अब बात आती है अगले टॉपिक की, जो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ स्थित है और क्यों न्यूज में है? तो पहली बात तो उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया, जो कि एक ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। दूसरा, इन्होंने यूरेशियन ट्रांसपोर्ट लिंकेज को भी ज्वाइन कर रखा है, जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है उसका एक लगातार एक एक्टिव मेंबर अब रहा है बातों का। ये तो पहली बात, आईएनएसटीसी क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये असल में रशिया, ईरान और इंडिया के बीच में बनाया गया था कि आप इंडिया से जाएंगे ईरान के पोर्ट के थ्रू आप वहां से पहुंचेंगे सीधा रशिया वाया लैंड रूट। तो उसके अंदर एक और कंट्री इन्वॉल्व थी जो कि अजरबैजान थी, जिससे होते हुए ट्रांसपोर्टिंग रोड गुजरता था ये। उसमें उज्बेकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका रोल यहाँ बढ़ रहा है। अब सवाल ये कि उज्बेकिस्तान की फीचर्स क्या है। उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है और दुनिया में दो ही डबल लैंडलॉक कंट्री है, एक है लाइechtenstein और दूसरी है उज्बेकिस्तान। यानी उज्बेकिस्तान के आसपास जो कंट्रीज हैं वो भी लैंडलॉक्ड है। तो उज्बेकिस्तान इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया C5, जहां पर 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और ये अपनी बाउंड्री टच करता है अफगानिस्तान के साथ भी। तो जरा इसको देखें तो ये उज्बेकिस्तान है, इसके पास आप कंट्रीज देखो, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ आपको दिख रहा है एरल सी असल में 2 देशों के बीच में बढ़ता है। एरल सी जो कि पहले एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था, अब डेजर्ट बनता जा रहा है। लगभग 90% पानी इसका सूख चुका है, ये ऑलमोस्ट एक डेजर्ट बन चुका है। तो एरल सी को याद करने का सिंपल तरीका यूके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 देशों के बीच में ये शेयर किया जाता है। और यहाँ अब एरल सी से एरल डेजर्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको ध्यान रखना है अब यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो आपको रिवर कौन सी यहाँ इसको फीड करती है, तो अमू दरिया, यहाँ आपको दिखेगा सिया दरिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स भी यहाँ से बहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात, सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? 5। पांचों के नाम क्या वो याद रहे। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो इसके आसपास जितनी कंट्रीज है सारी लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ध्यान रखना, अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है, कुछ जगह उसको मिडिल ईस्ट का पार्ट बताया जाता है, लेकिन सेंट्रल एशिया में 5 ही देश हैं, 5 लैंडलॉक्ड हैं। और उसके अंदर उज्बेकिस्तान की दुर्भाग्य ये है कि वो डबल लैंडलॉक्ड है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम उज्बेकिस्तान की बात करें, आमू दरिया, सिया दरिया के अलावा आपको यहाँ एक कायजलदम एयरपोर्ट जो डेजर्ट है वो दिखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे ना, तो ये इलाका जो है, ये इलाका, इसका नाम है करकल पाकिस्तान। ये बार बार ऑटोनॉमी मांगता रहता है कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, तो वो है करकल पाकिस्तान का रीजन। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिए। ये उज्बेकिस्तान है, ये रहा आपका एरल सी। तो इस तरह से आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ एरल सी है। तो जब आप कैस्पियन सी की बात करते हैं, कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, इसको याद करने की ट्रिक है तारिक। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो ये वो कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं बॉर्डर किसके साथ? कैस्पियन सी के साथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, और 2 मेजर रिवर सिया दरिया और अमू दरिया यहाँ से गुजरती है। तो उनमें से कौन सी रिवर उज्बेकिस्तान से मेजरली होगी गुजर रही है? तो वो है, आप देख रहे हैं, अमू दरिया भी यहाँ से गुजर रही है।
कुछ हिस्सा से याद रहेगा भाई यहाँ से टच करके वैसे जा रहा है, तो ये नाम याद रखिएगा ताकि आप इसको आगे कभी रिवाइज करें तो दिक्कत ना आए। ठीक है, ये रामो दरिया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये लोकेशंस कई बार पूछी जाती हैं आपसे, तो आपको ध्यान ये रखनी है। ठीक है, फिर अब नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे अक्सर ना चाइना क्लेम करता है, आपको पता ही है, इलीगल क्लेम, और वो कहता है कि भाई ये हमारा इलाका है, जबकि जो बाउंड्री है, जो शिमला एग्रीमेंट के तहत यहाँ जो ये बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, इस मैकमोहन लाइन को बाउंड्री मान लिया गया था, लेकिन चाइना कभी कभी इसको बांधने से मुकर जाता है, कभी कभी क्या हमेशा ही मुकर जाता है, और उल्टा चाइना कहता है ये सदर्न तिब्बत है, और लगातार इस पर दबाव बनाने के लिए वो यहाँ जो रिवर्स है उनके ऊपर बड़े बड़े डैम बना रहा है। जैसे मेडोंग का इलाका यहाँ पर है जहाँ पर ये रिवर घूमती है, यारलोंग जैंगपो यही ब्रह्मपुत्र है, इंडिया में एंटर करने से पहले यहाँ ये टर्न लेती है, और इसी के आसपास एक बहुत बड़ा सुपर डैम चाइना बना रहा है। इसके अलावा जांगमू का डैम हो गया, डागू, जोंगदा, इतने सारे डैम्स यहाँ बिल्ड किए हैं कि इस रिवर का फ्लो मोड़ने की क्षमता चाइना ने डेवलप कर ली है, और लगातार इस इलाके कहते हैं हमारा है। तो हमने क्या किया, इंडिया ने कई जगहों का नाम बदला है, ताकि ऐसी 27 साइट्स इसका नाम बदला है होम अफेयर्स और सर्वे ऑफ इंडिया ने, ताकि एक तो उसको जवाब मिलेगा भैया तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा है। तो यहाँ पहली चीज अरुणाचल प्रदेश के आसपास की कितने देशों के साथ बॉर्डर टच होता है। स्टेट 2 टच करता है, साउथ में असम, साउथ ईस्ट में नागालैंड, 3 देशों के साथ ये बॉर्डर टच करता है, चाइना, म्यांमार और भूटान। खासतौर पे डोंग विलेज जो अंजौ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेटेड सेटलमेंट है, जहां पहली किरण मिलती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर आप इस रीजन से ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो कई माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिलती है। कुछ मेजर रिवर्स जैसे तवांग, कमेंग, सुबनसिरी ये इस इलाके से आते हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ रिसोर्सेस और नेचुरल ब्यूटी है, और लगातार भूटान की कोशिश है कि इस हिस्से पे कब्जा कर ले, खासतौर पे तवांग के इलाके को। तवांग के बारे में कहा जाता है तवांग के पास सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो तिब्बत की है वो तवांग के अंदर है, तिब्बत के बाद। तो इसलिए चाइना क्लेम करता है तिब्बत हमारा है, जबकि हिस्टोरिकली और अरुणाचल के लोग भी कंप्लीटली जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है। तो ये चाइना की एक लगातार कोशिश है दबाव बनाने की, कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन करने की, कम से कम मैप पे ही वो अपने आप को दिखा सके कि इलाके हमारे हैं, और इसे रोकने के लिए भारत ने एक सिग्नल देते हुए इन जगहों का नाम चेंज किया। अब एक टॉपिक और है नाउरू। नाउरू एक देश हुआ करता था जिसने अपना नाम बदल के अब नायरू कर दिया है। कहाँ पर स्थित है, तो सेंट्रल साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, और दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश वेटिकन और मोनाको के बाद। और ये एक ऐसा देश है जहां एक अलग ही पॉलिटिक्स हो रही है। तो पहले इसका नाम बदल दिया इसने अपना, और यहाँ पर क्या हुआ था, एक बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स मिला था, फोस्फेट। वो इतने अमीर हो गए थे ये लोग कि पूछो मत, कि इतने अमीर हुए कि बाकी सब ने काम करना छोड़ दिया, और वो फिर रिसोर्स खत्म हो गया, तो ये देश फिर गरीब हो गया। तो रिसेंटली इसने क्या किया है, ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, चाइना के ये चंगुल में फंसता ही जा रहा है। तो नाउरू नाम का देश जो है, तो उसने नाम बदल कर नायरू कर दिया। ध्यान रखना नायरू कहाँ पर है, किस रीजन में है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, छोटी सी कंट्री है, तीसरी सबसे छोटी कंट्री वेटिकन और मोनाको के बाद। तो ध्यान रखना है नाउरू ही अब नायरो है। नायरो वो जगह है जहाँ फोस्फेट हुआ करता था, फोस्फेट का बहुत बड़ा रिजर्व जो खत्म हो गया, तो फिर ये गरीब हो गया। आई होप ये आपको याद रहेगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल पारस झा 123 भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको और डिटेल मिल जाएंगी। हमारा चैनल PW ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास सेशंस और ऑप्शंस हैं कि आप चाहें तो बड़े आराम से इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो तुरंत एडमिशन लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW IAS एंड हैव अ नाइस डे।